जय हिंद बेटा। आज अपना नया अध्याय है कृष्ण चंद्र। इससे पहले अपने पढ़ा था स्पीति में बारिश। इसके बाद में जो मन्नू भंडारी का जो पाठ था रजनी, वो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। आज आपका 8वां अध्याय है कृष्ण चंद्र जामुन का पेड़। लो, सबसे पहले इनका परिचय देख लेते हैं। कृष्ण चंद्र का जन्म हुआ था 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव में। जिला था गुंजरा कला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्स की डाली, ये इनके कहानी संग्रह हैं। शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वैसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज़ की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनको इनकी रचनाओं के ऊपर जो प्रमुख सम्मान मिले हैं उनमें साहित्य अकादमी सम्मान भी इनको मिला है और 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया उनमें उर्दू कथाकार कृष्ण चंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्ण चंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। इनकी जीविकोपार्जन का साधन भी इनका लेखन कार्य रहा है। कृष्ण चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा पुंछ, जम्मू एंड कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए 1930 में वो लाहौर आ गए और फारमेन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई के अंदर ही रहे। यूं तो कृष्ण चंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में सबसे अधिक हुई है। इनको पहचान कहानियों के कारण ही मिली है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने, इनकी मशहूर कहानियां हैं। इनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं, अलग पहचान बनाते हैं। कृष्ण चंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुत ही चर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। यहाँ पर उनका एक हास्य व्यंग्यात्मक लेख है, कथा है, कहानी है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और ये कहानी भी उसका ही अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़ती हैं। अतिशोक्ति का मतलब बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जिस बात के ऊपर विश्वास भी नहीं होता। तो कोई हैरत नहीं है, विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन सुनने एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है कि किस प्रकार से व्यक्ति है वो अमानवीय हो जाता है, मानव की पीड़ा को भी नहीं समझ पाता है, उनके दुखों को भी नहीं समझ पाता है। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, यानी आंधी चली। सेक्रेटरिएट के लॉन में, सचिवालय के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर गया। रात को आंधी चली, सचिवालय में एक जामुन का पेड़ था, वो नीचे गिर गया।
सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली ने देखा तो उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया था। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रिटेंडेंट के पास गया। सुप्रिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन वो निकाल नहीं रहा है। चारों तरफ आदमी इकट्ठा हो गए। माली था। माली ने किसको कहा? चपरासी को कहा। चपरासी ने अपने से बड़े अधिकारियों को कहा, फिर उसने अपने बड़े अधिकारियों को कहा, फिर वो सारे आकर के उस जामुन के पेड़ के चारों तरफ खड़े हो गए। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। देखो, आदमी की चिंता नहीं हो रही, आदमी उसके नीचे दबा पड़ा है, लेकिन वो क्लर्क क्या कह रहा है कि जामुन का पेड़ था, कितना फलदार था, कितने मीठे मीठे फल देता था, और इसकी जामुनी कितनी रसीली होती थी, मीठी होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला कि इसकी जामुनी बहुत मीठी लगती थी। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनी कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआं सा होकर के बोला, यानी रोने को आ गया। किसको देख करके? उस गिरे हुए पेड़ को देख करके, आदमी को नहीं, पेड़ को देख करके, कि अब मेरे बच्चे जामुन कहाँ से खाएंगे। मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया कि इस आदमी को तो देखो जो नीचे दबा पड़ा है। हाँ, ये आदमी सुप्रिटेंडेंट सोच में पड़ गया कि भाई क्या करें हम, आदमी दबा हुआ है, लेकिन अब करें क्या? पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। ये भी पता नहीं ये जी रहा है या मर गया। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला कि मर गया होगा, इतना भारी पेड़ उसके शरीर पर पड़ा है तो, पीठ पर पड़ा है तो। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कर्राते हुए कहा। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जी रहा हूँ, मुझे बाहर तो निकालो। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा, आश्चर्य से, कि तू जिंदा है अभी तक भी? पेड़ को काटकर इसे जल्दी से यहाँ से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। माली ने कहा कि पेड़ को काटो और इस आदमी को क्या कर लो, निकाल लो। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है, ये तो काटा नहीं जा सकता। क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुप्रिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। अगर सुप्रिटेंडेंट साहब कहें तो इस आदमी को निकाला जा सकता है। यानी वहाँ भी एक आदमी दबा पड़ा है और वहाँ पर भी आदेश की प्रतीक्षा हो रही है कि आदेश देगा तब इस आदमी को निकालेंगे। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम सारे तैयार हैं, निकाल देंगे। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। मैं चलो पेड़ को उठा करके निकाल लेते हैं इसको। ठहरो, सुप्रिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ, मेरे से बड़े अधिकारी से बात कर लूँ एक बार में। सुप्रिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया और डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास, यानी मंत्री के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही और इसी के अंदर आधा दिन बीत गया। एक कड़ी के रूप में अपने से फिर बड़ा अधिकारी, फिर बड़ा अधिकारी, फिर बड़ा अधिकारी, फिर बड़ा अधिकारी, फिर उसने जो बात कही फिर वो एक एक पायदान छोड़ के नीचे फिर आने लगी। उसी काम के अंदर आधा दिन तो निकल गया। फाइल लगा दी, फाइल आधा दिन के अंदर वो फाइल चली। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ और अधिक बढ़ गई। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई निकाल नहीं रहा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इसमें आदेश की क्या ज़रूरत है, बेचारे आदमी को तो बाहर निकालें। कि इतने में सुप्रिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं, हमारा तो विभाग ही अलग है,
और ये पेड की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन आता है पेड। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही पेड को हटा दिया जाएगा। क्या हम नहीं हटा सकते? पेड को हाथ ही नहीं लगा सकते, क्योंकि पेड तो कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। मैं मेरे फाइल को कृषि विभाग के अंदर भेज देता हूँ और वहाँ से जो उत्तर आएगा उसके बाद में इसको हटाएंगे। ये अपनी शासन प्रणाली है ऐसी, जो बिल्कुल अमानवीय है। दूसरे दिन पूरा दिन निकल गया। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर ही पड़ती है। वही जाने इसको हटाना है कि नहीं हटाना है। ये उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। आपस में लड़ रहे हैं, उस बेचारे आदमी का किसी को कोई ख्याल नहीं है। दूसरे दिन फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मसले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले करते हैं, क्योंकि एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए ये पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इन फल विभाग के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। उसको भाई बेचारे को खाना तो खिलाएं, नीचे पड़ा था। जब भी उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था, चारों तरफ पुलिस और लगा दी कि कोई इसको निकाल न दे, आदमी को निकाल न दे, कि कई लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेट को खुद से हटाने की कोशिश न करें। यानी उस आदमी को निकालने का मतलब कानून को हाथ में लेना, वो अपराध हो गया था। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने मालिक को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। भाई कोई बात नहीं, सो कम से कम खाना तो खिला दो। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला आ जाएगा कि तेरा काम हो रहा है, सीढ़ी दर सीढ़ी तुम्हारा काम हो रहा है, कल तक शायद कोई ना कोई फैसला आ जाएगा भाई तेरे को पेड़ को हटाना है नहीं हटाना है। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्ले पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा, बता दूंगा कि भाई तुम्हारा आदमी पेड़ नीचे दबा हुआ पड़ा है और उसकी फाइल चल रही है, फैसला आएगा तो पेड़ को हटा देंगे, नहीं तो पड़ा रहेगा, क्योंकि कानून को तो हाथ में ले ही नहीं सकते ना। मैं लावारिस हूं कि मेरा कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली दुख प्रकट करता हुआ वहां से चला गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण भी था। क्या था कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता है, साहित्य से अधिक ही लगाव था। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता, कि पेड़ को काटा तो जा ही नहीं सकता, चाहे आदमी मरे तो मरे। ये जवाब आया वहाँ से। अब क्या किया जाए? अब आदमी को कैसे निकाला जाए? काट सकते नहीं है। इस पर एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लो, बीच में से काट दो आदमी को, आधा इधर से निकाल लो आधा इधर से निकाल लो। ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, कोई कानून भी हाथ में नहीं ले सकता।
पेट को टच भी नहीं होगा, बीच में से काट दो, आधा इधर से निकाल लो, आधा इधर से निकाल लो, आदमी भी निकल जाएगा, पेट भी नहीं कटेगा। इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे तो मैं मर जाऊंगा फिर काटोगे तो। ये भी ठीक कहता है, क्लर्क बोला कि इसकी बात भी सही है, अगर काटेंगे तो मर जाएगा ये। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है कि काट देंगे और काटने के बाद में फिर से क्या कर देंगे, इसके प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे इसको, लेकिन उस पेड़ को नहीं काट सकते। प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे इसकी, लेकिन पेड़ नहीं काट सकते। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है, इसका ऑपरेशन करके फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया। भाई पहले इसकी सर्जरी के बारे में पूछताछ तो करें। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया कि एक बार देख के तो आओ भाई इस आदमी की सर्जरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देख करके खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को देखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, लेकिन आदमी मर जाएगा। अब आदमी मर जाएगा तो ऑपरेशन सफल कैसे होगा? इसलिए ये फैसला भी क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। भाई इससे भी काम नहीं चल सकता। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, मंत्रियों तक आपकी फाइल पहुंच चुकी है ऊपर। सुनाया कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, सारे सचिवों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम कल ठीक हो जाएगा, तुम्हें शायद कल निकाल लिया जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आहा भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, कोई बुरा नहीं करोगे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, लेकिन जब तक कोई फैसला आएगा तब तक तो हम मर मिट जाएंगे। इस प्रकार का उसने एक शेर कहा, एक शायरी कही। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया कि हाँ। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटरीट में ये अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा कि वो तो शायर है, अच्छी अच्छी शायरियाँ करता है। इसकी चर्चा शहर के अंदर भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए वहाँ पर। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सारे कवि आ गए मिलने के लिए। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लग गए। कविताएं सुना रहे थे, उसको दोहे सुना रहे थे। कई क्लर्क उनको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर कर रहे थे, भाई हमारी जो कविता है उसके बारे में बताइए, ये कविता कैसी है, आपको कैसी लगी, इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से है, कला विभाग से है, कला और साहित्य से। कल्चर डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची, सचिव के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा, सचिवालय पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। बातचीत कर रहा था, निकाल नहीं रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, उसका साक्षात्कार ले रहे थे। वो कह रहा था तुम कवि हो? उसने पूछा।
जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? किस उपनाम से तुम लिखते हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ है? क्या वो आपका ही है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया कि हाँ। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो, सदस्य हो? सेक्रेटरी ने पूछा। उसने कहा नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का सदस्य नहीं? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी के अंदर दबा पड़ा है जिसको वो जानता ही नहीं है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। गुमनामी के अंदर नहीं दबा, मैं तो इस पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूँ, कृपा करके मुझे इस पेड़ से निकालिए, छुटकारा दिलाइए। अभी बंदोबस्त करता हूँ आपका। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन, कई दिन निकल गए, बेचारा दबा पड़ा है। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। ये लो सुनाओ पत्र, हमारा सदस्य बना लिया है। निकाल नहीं रहे हैं, पड़े पड़े उसको दे रहे हैं सारा। वो कह रहा है मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कर्रा कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। वो कह रहा है ये हम नहीं कर सकते, निकालने का काम हम नहीं कर सकते। सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। अपने अकादमी का आपको क्या बना लिया? मेंबर बना लिया, सदस्य बना लिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, कोई ना कोई सहायता दे सकते हैं, इतना ही काम कर सकते हैं। अगर तुम दस्तखत दो तो हम वह भी कर सकते हैं। तुम अगर हस्ताक्षर कर दो तो, दरख्वास्त करो तो, अगर तुम प्रार्थना करो तो। मैं अभी जीवित हूँ। कभी रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो, मुझे मारो मत। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा है, अर्जेंट लिखा है, वन विभाग को लिख दिया है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। आज की बात हो रहा है, कल आपको मुक्ति मिल जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसको जीवित रखना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण क्या था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लोन में लगाया था। अब अगर ये पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। वो नाराज़ हो जाएंगे कि मैंने पेड़ लगाया और आपने कैसे काट दिया उस पेड़ को। इसलिए हमारे संबंध, दो देशों के संबंध क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है, दो देशों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और ये भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उसकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? क्या एक आदमी को भी नहीं मार सकते? कवि को मर जाना चाहिए, कोई उपाय नहीं है, निसंदेह है। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। प्रधानमंत्री के पास भेज दी फाइल। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रीटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास आया। सुनते हो? आते हुए खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है।
और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, पूरी हो गई है। मगर कवि का हाथ ठंडा था, वो भी पूर्ण हो गया। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत उसके मुंह के अंदर जा रही थी। यानी कवि पहले क्या हो गया था, मर गया था। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार किस प्रकार से लोग अमानवीय व्यवहार करते हैं। एक व्यक्ति था, वो पेड़ के नीचे दब करके मर गया, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। ये अभ्यास प्रश्न पाठ के साथ वाले सारे प्रश्न करने हैं, आसपास वाले छोड़ देना इसके। इनके भाषा की बात वाले छोड़ देना, शब्दार्थ इसके करने हैं आपको। ठीक है बेटा।